हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2600 प्लस रेलवे गणित में सेट नंबर 3 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 2 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ से आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए के स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस के करते करते प्लस के 14 स्क्वायर का मान दिया है 1015, तो 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर और ऐसे करते करते 42 के स्क्वायर के मान किसके बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते दिया है प्लस का 14 स्क्वायर, इसका मान दिया है वह दिया है दोस्तों 1015। हमसे पूछा गया है कि 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर प्लस का करते करते प्लस का 42 का स्क्वायर का मान पूछा है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते हो जाएगा प्लस का 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना का मान कितना दिया दोस्तों, ये दिया है 1015। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने का हो जाएगा 1015, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुने का 1015, तो ये हो जाएगा 9 5 45, 4 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 ये 9, यानी कि 9135। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर पानी गिरेगा। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि नदी जो है, नदी की गहराई दिया है 2 मीटर, गहराई जो दिया है वो दिया है 2 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई जो दिया है वो दिया है 21 मीटर। ठीक है, और नदी के प्रवाह की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की प्रवाह की चाल जो है वह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ये दोनों मान जो है वो मीटर में, इसलिए गुना करना पड़ेगा हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों ये बढ़ रहा है 1 सेकेंड में 25/18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, नदी की गहराई वो 2 मीटर और चौड़ाई है 21 मीटर, क्योंकि 1 सेकेंड में कितना भरे, तो 1 सेकेंड में ये जो भरेगा ये भरेगा 2 गुने, यानी कि नदी की क्षेत्रफल 2 गुने 21 और गुने में हो जाएगा कितना दर से बढ़ रहा है, वो भरा 25/18 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, गुने का हो जाएगा 25/18, ये कर जाएगा 9 दूनी 18 और ये तीसरी के 9 और ये 3 7 21, 1 सेकेंड में यह भर रहा है 7 5 35, 3 7 में 14 3 17 की 175/3। तो कितना भरना है, उसको भरना है 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर पानी गिरेगा, क्योंकि 10 मिनट है तो इसको बदलेंगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 10 गुने में 60 बराबर में हो जाएगा 175/3 गुने का हो जाएगा 10 गुने में 60, ये हो जाएगा दोस्तों 20 × 60, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 गुने 10 इनके 200 इंटू के ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा दोस्तों 175 गुने 200 यानी कि 75 दूनी 150, 1 और 2 और 1 3 के 350 और ये हो जाएगा 00 यानी कि 35,000, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1 किलोमीटर, यहाँ से हो जाएगा 35,000 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5,000 की राशि के कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपया थी, तो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से जो राशि है वो है 5,000 की पी है 5,000 रुपया और कितना में प्राप्त हो रहा है, यानी कि 5 वर्ष के बाद इसको ब्याज प्राप्त हो रहा है 1750 रुपया, यानी कि यहाँ से टाइम दिया है 5 वर्ष और ब्याज दिया है वो दिया है 1750 रुपया, ये टोटल पर।
यहाँ से इसका रेट निकाल देंगे टोटल का, यहाँ से रेट बराबर में हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ही बराबर में हो जाएगा, इनकी 1750 बराबर में वो हो जाएगा मूलधन, इनकी 5000 गुने में R इंटू का T और बटे में हो जाएगा 100। तो डबल जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और ये 5×3 = 2 5 है 25 और ये हो जाएगा 7 5 35। रेट बराबर में आ गया यहाँ से 7%। ये टोटल पर है, लेकिन कितना कितना दिया है, तो कुछ राशि को 5% वार्षिक दर पर और कुछ राशि को 10% वार्षिक दर पर निवेश कर रहा है। ये वो कर रहा है 5% पर आधा और कुछ भाग कर रहा है 10% पर, और ओवरऑल इसको प्राप्त हो रहा है ब्याज हो रहा है 7% का। इसलिए इसको मिला देंगे एलिगेशन मेथड से, ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 10 में से 7 जाएगा 3, लेकिन राशि का अनुपात आ गया 3:2 और टोटल राशि कितना है, टोटल राशि है 5000 रुपया। ये हो जाएगा बराबर का 5000 रुपया, 3 और 2 अनुपात का 5 बराबर में हो जाएगा 5000, तो 1 बराबर में हो जाएगा 1000। तो कितने में पूछा है कि 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, तो 10% के सामने कितना अनुपात है 2, यानी कि यहाँ से 2 बराबर में हो जाएगा 1000 इंटू का 2 यानी कि 2000 रुपये। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जो राशि दिया गया था वो दिया गया था 2000 रुपया, इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2x + 5y बराबर में 12 है, xy बराबर में 2 हो तो 8x³ प्लस का 125y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 2x प्लस का 5y बराबर में दिया है 12 और xy बराबर में दिया है वो दिया है 2। तो दोस्तों इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जो इसमें रखने पर हमको 12 दे दे। तो दोस्तों यहाँ से अगर करते हैं एक्स वाई का गुणनखंड 1 गुने में 2 यानी कि x का मान 1 और y का मान 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 गुने 1 यानी कि 2। यहाँ पर हो जाएगा x का मान 1 यानी कि 2 गुने में 1 प्लस का ये हो जाएगा 5 गुने में 2 तो हो जाएगा 2 गुने 1 यानी कि 2 और 5 गुने 10 यानी कि 12, यानी कि x और y का मान यहाँ से वेरीफाई कर दिया जा रहा है। तो अब पूछा क्या है, तो पूछा कि 8x³ प्लस का 125 y³ का मान पूछा है। तो ऐसे x बराबर कितना है 1 है, यानी कि 8 इंटू का 1 का क्यूब प्लस का 125 इंटू का y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से 8 गुने में 1 यानी कि 8 प्लस का 125 इंटू का 2 का क्यूब यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 25 8 है 200 या 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 2 16 4 20 के 0 हासिल 2 8 2 10, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1008। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 62/5 माइनस का 8/9 गुने 18/7 गुने का 7/5 प्लस का 5/4 इंटू का 16/25। यहाँ से दिया है कि 62/5 और माइनस का दिया है 8/9 इंटू का दिया है 18/7 और ये इंटू का दिया है 7/5 और प्लस का दिया है 5/4 इंटू का दिया है 16/25। ये कर जाएगा 4 4 को 16 और ये 5 25, ये दोस्तों हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16/7। ये हो जाएगा दोस्तों 62/5 माइनस का ये 8 दूनी 16/7 इंटू का 7/5, ये 7 से 7 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा प्लस का 4/5। यहाँ से दोस्तों 5 एलसीएम ले लेंगे, तो जब 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 62 माइनस का ये हो जाएगा 16 और प्लस का ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 62 और 4 ये 66 माइनस का 16 बटे में हो जाएगा 5 और 6 में से 6 जाएगा 0 और 6 में से 1 जाएगा 5 यानी कि 50/5, तो ये हो जाएगा 10 बार में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ABCD एक वर्ग है, एक्स AB का मध्य बिंदु है, BC पर बिंदु Y इस प्रकार है कि BY बराबर में 1/3 BC है। यदि त्रिभुज BXY का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि ABCD एक वर्ग है, ये हो गया ABCD हमारा एक वर्ग, ये A हो गया
ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, जिसमें कि एक्स जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि एक्स जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि बी सी पर वाई इस प्रकार है कि बी सी पर कोई बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई बराबर में 1/3 बी सी है, कि बी वाई बराबर में है 1/3 बी सी। क्या हो जाएगा, बी वाई बटे में बी सी बराबर में 1/3, कि बी वाई है 1 और बी सी है 3। तो ये दोस्तों हो जाएगा बी सी पूरा 3, तो बी वाई कितना है, बी वाई है 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि बोल के भुजा आ गया 3, ये पूरा हो जाएगा 3, ये भी 3 और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, जिसमें कि दिया है त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसको अगर मिला देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से। और दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग में जो कोण होता है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अब दोस्तों चलते हैं त्रिभुज बी एक्स वाई में। यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 1/2 गुणे में आधार, यानी कि बी एक्स, और इंटू का हो जाएगा लंब, यानी कि बी वाई। ठीक है, तो त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल कितना दिया है, यह दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 300 बराबर में हो जाएगा 1/2, बी एक्स कितना हो जाएगा, टोटल है 3 जो कि एक्स है मध्य बिंदु, तब बी एक्स बराबर में हो जाएगा 3 का आधा, यानी कि हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये सब अनुपात में ना कि सेंटीमीटर में। यहाँ हो जाएगा बी एक्स बराबर में 1.5 इंटू का ये हो जाएगा बी वाई बराबर में, बी वाई बराबर में हो जाएगा ये 1 है। ठीक है, तो इसको मान लेते कि एक्स, तो ये हो जाएगा 1x, ये 1.5x और ये पूरा 3x और ये 2x। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, इसको x मान लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। तो दोस्तों दो को इधर कराएंगे तो हो जाएगा गुना में, क्या हो जाएगा 3 दूनी 600 बराबर में ये हो जाएगा 1.5 एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये दशमलव खटाएंगे तो 10 यहाँ पर बैठाएंगे, ये कर जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 40, 10 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 400। तो 400 बराबर में आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 400 यानी कि 20, यहाँ से एक्स का मान आ गया 20। तब बल की प्रत्येक भुजा जो आ गया वो आ गया 3x है, तब 20x का मान है तो हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, तब क्या पूछा है, पूछा है कि AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला लंबाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर में होता है, विकर्ण बराबर में होता है √2 इंटू का a, यहाँ से √2 इंटू का a कितना a है, इनकी भुजा है 60, ये हो जाएगा 60, इनके विकर्ण की लंबाई आ जाएगा हो जाएगा 60√2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि 25 मीटर की एक चट्टान है, ये हो जाएगा चट्टान और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, फिर क्या आगे बोल रहा है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार के, ये हो गया मीनार, और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ये जो है थीटा, वो मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है, यानी कि इस कोण के बराबर ज्ञात होता है। ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से थीटा का मान अगर हम रखते हैं 45 डिग्री, तो थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखते हैं ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से 1 बराबर में आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर है कि दोस्तों कितना, ये 45 डिग्री, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, यानी कि ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो पूछा क्या है, पूछा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि मीनार ये है, ये मीनार है और ये चट्टान है,
तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से प्लस 25 50, इनकी मीनार की ऊंचाई यहाँ से आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 प्लस का 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर या मीटर में 50 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कि 8 मेजों का लागत मूल्य इनकी 8 सीपी बराबर में दिया है 5 मेजों को विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 एसपी के बराबर है। यहाँ से हो जाएगा सीपी बट्टा में एसपी बराबर में हो जाएगा 5 बट्टे में 8। एसपी को इधर कराएं और 8 को इधर लेकर गए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सीपी 5 और एसपी हो जाएगा 8। इसको कितना लाभ हो रहा है, इसको लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 5 से 8 यानी कि 3 का लाभ हो रहा है। और किससे लाभ हो रहा है, तो वो हो रहा है 5 से। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर में हो जाएगा 3 बट्टा 5 गुने का 100, ये हो जाएगा 20 5 100। उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 20 3 60% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के योग तथा अंतर क्रमशः 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि एलसीएम बराबर में x और एचसीएफ बराबर में y। यहाँ से कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग इनकी x प्लस y बराबर में दिया है, वह दिया है 369 और अंतर दिया है इनकी x माइनस वाई का अंतर जो दिया है वह दिया है 351। यहाँ से दोस्तों हम जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल आउट कि 2x बराबर में हो जाएगा ये 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 और 1 7, इनकी x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा, एक का जगह 360 बार में यहाँ से x का मान आ गया 360 और दोनों का जो कितना है 369 है, यानी कि यहाँ से y बराबर में हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से आ गया एलसीएम बराबर में वो आ गया 360 और एचसीएफ बराबर में आ गया 9। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा 360 इंटू का 9 बराबर में पहली संख्या, तो पहली संख्या जो दिया है वह दिया है 72 और दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं कि वह है ए। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 9 8 72 और ये दोस्तों हो जाएगा 8 चौके 32 4 8 5 40, क्योंकि दूसरी संख्या जो है वो है 45। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि अंडर रूट 4624 का मान दिया है 68 तो 46.24 प्लस का ये रूट में अंडर रूट का 0.4624 प्लस का अंडर रूट का 0.004624 का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ से दिया है अंडर रूट का 46.24 प्लस का अंडर रूट का 0.4624 और प्लस का अंडर रूट का 0.004624। ठीक है, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 46 24 और बॉटम में हो जाएगा 100। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 46 24 बॉटम में हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 4 ठो 0 1 पर, और ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट का 46 24 और बॉटम में कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 46 24 का कितना वर्गमूल दिया है, यह दिया है 68। इनकी यहाँ से दोस्तों आ जाएगा हमारा 68 और बॉटम में ये 100 का वर्गमूल 10 प्लस के हो जाएगा 68 और ये 1 पर 4 को 0 तो यह हो जाएगा 1 पर 2 ठो 0 प्लस के हो जाएगा 68 बटा में ये कितना है 2 2 4 2 6 है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 पर 3 को 0। यहाँ से दोस्तों हमारा हो जाएगा 6.8 प्लस का 0.68 प्लस का ये हो जाएगा 0.068। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे 6.8 0 0 कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.680
और ये हो जाएगा 0.068। इसका योग हो जाएगा 8, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 8 से 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 6 और 1 7.548। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर में होता है, बहुलक बराबर में वो होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस का होता है 2 गुने माध्य। ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5। यहाँ से बहुलक बराबर में हो जाएगा 3 गुने माध्यिका कितना है, वो है अनुपात में 5 और माइनस 3 हो जाएगा 2 गुने माध्य कितना है, वो है 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 3 5 15 माइनस 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा 15 में 7 जाएगा, यानी कि अनुपात का आ जाएगा 7। ये बहुलक हो गया। ठीक है, तो पूछा है माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा। तो माध्य अनुपात बहुलक बराबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा जैसे माध्य का कितना दिया है अनुपात में, वह दिया है 4। ये हो जाएगा माध्य, यानी कि 4 अनुपात का बहुलक कितने निकाल दिए, अनुपात का निकाल दिए 7, यानी कि इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 4:7। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 24 + 7.2 भागा 8 माइनस का 3 गुने 2.3 प्लस का 5। इनके यहाँ से दिया है 24 प्लस का 7.2 भागा का 8 और माइनस का ये दिया है 3 गुने में 2.3 प्लस का 5। तो ये हो जाएगा 8 9 72 के 0.9 और ये हो जाएगा 23 69 के 6.9। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 24 प्लस का 0.9 और माइनस का 6.9 प्लस का 5। ये हो जाएगा 24 5 29। इनके यहाँ से हो जाएगा 29.9 और ये माइनस का हो जाएगा 6.9। ये हो जाएगा 9 से 9 0 और 29 में 6 जाएगा, यानी कि 23। किसका माना गया 23। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्तक 24 हो, यानी कि जिनका मल्टीपल जो हो वो 24 के मल्टीपल हो। यहाँ से निकाल लेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो दोस्तों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 9 9 3 को 9 हो जाएगा। और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा छोटी से छोटी, वह हो जाएगा 1 पर 3 तो 0। तो इसका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1999। ठीक है, ये पूछा जिनका महत्तम समापवर्तक, इनके यहाँ से दिया है कि जिनका महत्तम समापवर्तक 24 हो, इनकी 24 के मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 24 से इसे भाग दे देंगे, 24 करेंगे भागा का 1999। ये हो जाएगा दोस्तों, तो ये जाएगा 8 बार में, तो हो जाएगा 8 के 32 के 2 हासिल 3 8 16 और 3 19, यानी कि 192। तो ये जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 और ये कट जाएगा, यहाँ पर उतरेगा 9। तो ये दोस्तों हो जाएगा 24 तिहाई 72, यानी कि 24 तिहाई 72 करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 7। यानी कि अगर इस संख्या में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग जो 24 के मल्टीपल है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 1992। 1992 जो है वो 24 के मल्टीपल, इनके 24 का महत्तम समापवर्तक क्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है। तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो है, इनकी अभ्यर्थियों की
टोटल संख्या जो है वो है 100, ठीक है, जिसमें कि 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में कितने हुए? वो है 55% विद्यार्थी। 100 का 55 निकालेंगे परसेंट तो हो जाएगा 55, इनकी 55 इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, इनकी पास हुए। फिर आगे बोल रहा है कि 35% अभ्यर्थी गणित में पास हुए। कि मैथ में कितना पास हुए? वो है 100 का 35%, यानी कि मैथ में पास हुए 35%। और दोनों में कितना पास हुए? दोनों में हुए हैं पास, इंग्लिश और मैथ में वो हुए हैं 20% अभ्यर्थी, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ से वेन डायग्राम बना देंगे, ये हो जाएगा इंग्लिश का, ये हो जाएगा मैथ का। तो दोनों में पास किए हैं 20 विद्यार्थी, जिसमें कि इंग्लिश में पास किए हैं 55 विद्यार्थी। तो केवल इंग्लिश में कितना पास किए? वो किए हैं 55 माइनस 20, इनकी ये पास किए हैं 35 विद्यार्थी, ठीक है। और केवल मैथ में कितने विद्यार्थी पास किए? तो टोटल पास किए हैं मैथ में 35, इसमें कि 20 इसमें है, तो ये हो जाएगा 15, इनकी केवल 15 विद्यार्थी मैथ में पास हुए। तो टोटल कितना विद्यार्थी पास हुए? टोटल पास विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 प्लस का 20 और प्लस का हो जाएगा 15। तो 35 5 40 10 50, 50 से 20 70, टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं वो 70। तो कितना फेल हुए? टोटल विद्यार्थी माने 100, जिसमें कि 70 पास हो गए, तो फेल हुए हैं 30 टो। यहाँ से फेल बराबर में हो जाएगा 30 टो। तो 30 का मान जो दिया है और प्रश्न में दिया है 1200, कि 30 बराबर में दिया है 1200, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 4 आई 12 यानी कि 40। तो टोटल अभ्यर्थी की संख्या पूछा है, टोटल कितना मान है? 100। यहाँ से हो जाएगा 1 का मान है 40, 100 बराबर में हो जाएगा 100 इंटू का 40। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो है 4000। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 100 और 200 के बीच आने वाली, इनकी 100 और 200 के बीच पहला कौन सा संख्या होगा जो 12 से विभाज्य होगा? तो ये हो जाएगा 12 9 टोटल से, इनकी पहला संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 108, और दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा 12 9 टोटल से, और ये 12 दाम 120 से, इनकी दूसरा संख्या हो जाएगा 120। ऐसे ही करते करते कितना तक जाना है? हमको जाना है 200 तक। 200 से नीचे कौन सी संख्या जो 12 से कटेगी? तो कट जाएगी 192, क्योंकि 12 एकम 12, 7 बढ़ छके 72, इनकी ये हो जाएगा 192। ऐसे संख्या निकाल लेंगे, इनकी संख्या क्या इतना हो जाएगा? यहाँ से अंतिम पद है 192, क्योंकि 192 अंतिम पद है, ये एन है, और ए बराबर में कितना है? ए बराबर में 108 है। यहाँ से डी बराबर में हो जाएगा 120 माइनस 108, यानी कि हो जाएगा 12। यहाँ से एन बराबर में होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का होता है डी। यहाँ से हो जाएगा 192 बराबर में ए कितना हो जाएगा? 108 एन माइनस 1 इंटू का डी 12। तो 108 को इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, इनकी 192 माइनस का 108 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का 12। ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 8, इनकी 84। 84 बराबर में एन माइनस 1 इंटू का डी यानी कि 12, ये कर जाएगा बढ़ सकते 84, 7 बराबर में आ गया एन माइनस 1। जैसे एन बराबर में हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी कि 8। यहाँ से संख्या जो है वो 8 है। तो इनका योग पूछा है, इनका योग जो होता है इनकी एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू का 2 प्लस का एन माइनस 1 इंटू का होता है डी, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा एन कितना है? 8 है, यानी कि 8 बटे में 2 बराबर में 2 इंटू का 108, यानी कि और प्लस का ये हो जाएगा 8 माइनस का 1 इंटू का डी यानी कि 12। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा प्लस का 8 में से एक जगह 7, 7 इंटू 12 इनकी 84। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 4 इंटू का ये 6 4 10 के 0, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3, किसका जोग आ जाएगा 3 से गुना 4 यानी कि 1200। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है और एक अन्य समबाहु त्रिभुज पीक्यूआर के भुजा का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के 16 गुने के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर, कोई एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है
जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। ये ए बी सी, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है कि ये भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 28 और ये भी हो जाएगा 28। फिर दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या होगी, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा की लंबाई क्या होगी। और त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यहाँ से हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर, ये 28 इंटू का 28, ये हो जाएगा 7×4 = 28। क्या हमारा आ जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 7×8 = 56, 5 7 14 और 5 19 196 √3। फिर क्या बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। यहाँ से होगा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी के 16 गुना। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर इनकी ए स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी इनकी 196 √3 का 16 गुना, ये हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर बराबर में 196 इंटू का 16 और इंटू का ये हो जाएगा 4। यहाँ से हो जाएगा ए बराबर में अंडर रूट का 196 इंटू का 16 और इंटू का 4। तो दोस्तों 196 किसका वर्गमूल होता है, यह होता है 14 का, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 14, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कि भुजा बराबर में आ गया 14 इंटू का 4 इंटू का 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 8 का 32 को 2 हासिल 3 8 और 3 11। कि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा की लंबाई जो है वो है 112 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है और 1 घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ से 2 रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी की चाल जो दिया है वो दिया है कि ट्रेन 1 का चाल जो दिया है वो दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन दूसरी का चाल जो दिया है वो दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो कि पहली रेलगाड़ी के 1 घंटे चलने के बाद दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और वो चाल ये दोनों एक ही दिशा में। तो दोस्तों 1 घंटा पहले हम इसको चला देंगे, यानी कि पहली ट्रेन जो है वो 1 घंटे में चल रही है 8 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 8 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगा, यानी कि पहली ट्रेन चल गया 8 किलोमीटर। फिर आगे बोल रहा है तो इनके मिलने का समय कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से टी मीटिंग टाइम हो जाएगा कि मिलने का समय हो जाएगा वह हो जाएगा इनके बीच की दूरी, इनकी 8 किलोमीटर की दूरी को ही वो जो ट्रेन दूसरी जो है वो कवर करेगी, तब जाकर उस ट्रेन को इनकी पहली ट्रेन को पकड़ लेगी या मिलेगी। तो यहाँ से डी बराबर में इनकी 8 और बट टाइम हो जाएगा, दोनों का सापेक्ष चल क्या हो जाएगा वो ये हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो 100 और 8 का सापेक्ष कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन में जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, ये मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर देखकर सोल्यूशन को किया है बुक में। यहाँ से हम भी करेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन 1 की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, ये करेगी 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से कितना 80 किलोमीटर। ठीक है, और इन का सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 - 80 यानी कि हो जाएगा 20। यहाँ से हो जाएगा 20 चौके 80। ये दोनों ट्रेनें जो मिलेंगी वो मिलेंगी 4 घंटे के बाद। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। दोस्तों इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी और डी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी और ए उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और डी ए और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी और डी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी सी कितना कर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ए + बी + सी, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में।
ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी सी और डी ये मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में। आगे है कि सी डी और ए ये तीनों मिलकर कर रहे हैं कितना दिन में, ये कर रहे हैं 15 दिन में। और फिर आगे कि डी ए और बी ये तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 30 दिन में। तो इन सभी का टोटल कार्ड निकाल देंगे, ये हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, यानी क्या हो जाएगा टोटल वर्क वो हो जाएगा 30। यहाँ से हो जाएगा इन तीनों का क्षमता 5 6 के 30, इन तीनों की क्षमता 10 3 30 और इन तीनों की क्षमता 15 दूनी 30 और इसकी क्षमता 1। यहाँ से अगर सबको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1 है 2 है और 3 है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 है प्लस का 3B प्लस का 3C और प्लस का हो जाएगा 3D बराबर में इन सभी कार की क्षमता का कितना जो हो जाएगा 6 3 9 2 11 11 और 1 12। यहाँ से हो जाएगा 3 अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर में 12। ये कर जाएगा 3 चौके 12, यानी कि A प्लस B प्लस C और प्लस D की कार क्षमता का अनुपात आ गया 4। ये कर रहे हैं एक दिन में 4 यूनिट, लेकिन करना कितना है 30 यूनिट। क्या हो जाएगा 4 बराबर में 30, तो 1 बराबर में हो जाएगा 30 बटे में 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 15 दूनी 30, इनकी ये करेंगे 7.5 घंटे में, सॉरी घंटा में नहीं, ये करेंगे 7.5 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 150 मदों का माध्य 45 प्राप्त हुआ था। यदि गणना करते समय 2 मदों को गलत लिखा गया हो, जैसे कि 38 और 46 के बजाय 83 और 76, तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। 150 मदों का माध्य जो है 150 मदों का औसत जो है वह है दोस्तों कितना, वह है 45। ठीक है, जो कि गलती से 38 और 46 को लिखा गया है 83 और 76। तो दोस्तों कितना का वृद्धि किया गया है, यह वृद्धि किया गया 38 से 83, यानी कि यह वृद्धि किया गया है 13 में से 8 जाएगा 5 और ये 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि इसमें वृद्धि किया है 45 का। और इसमें कितना किया है, ये 6 में से 6 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि इसमें किया है 30 का। टोटल वृद्धि कितना किया है, ये किया है 4 3 7 और ये किया है 75, यानी कि टोटल वृद्धि किया है 75। ये दोस्तों कितने की वृद्धि किया गया, ये 150 में वृद्धि किया गया, यानी कि इसमें एवरेज में कितने वृद्धि हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से एवरेज वृद्धि हो जाएगा, एवरेज वृद्धि वह हो जाएगा 75 को वृद्धि किया और कितने लोगों में किया है, वह 150 लोगों में किया है, यानी कि ये किया है 0.5 की वृद्धि। यहाँ से निकाल लेंगे सही माध्य, सही माध्य या औसत बराबर में हो जाएगा, सही माध्य बराबर में हो जाएगा वो हो जाएगा 45, वृद्धि किया 0.5 को, तो 0.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सही माध्य, हो जाएगा माइनस का 0.5, यहाँ से हमारा आ जाएगा 44.5। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत जो है वो 3675 रुपया है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम निकाल लेंगे कमरे पर फर्श बनाने का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श के क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कितना है, वो है 3675, यह टोटल लागत है। और 1 वर्ग मीटर का कितना है, वो है 12.50, यहाँ से हो जाएगा फर्श के क्षेत्रफल बराबर में 3675 और बटे में हो जाएगा 12.50, क्योंकि अगर दोस्तों टोटल में से अगर 1 को भाग देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 पॉइंट 5 25 और ये हो जाएगा 7 5 35, 1 5 3 15 2 5 25 और ये दोस्तों और कटेगा 5 25 0.5, ये दोस्तों हो जाएगा 5 एकम 5 2 3 5 के 20 3 7 5 35। यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा 147 बटे में 0.5, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, इनकी 7 दूनी 14 के 4 हासिल है 14 दूनी 28 और 29, इनके 294 आ गया फर्श का क्षेत्रफल। यहाँ से फर्श का क्षेत्रफल बराबर में वो हो गया 294। ठीक है, यहाँ से दिया है फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 2:3,
3। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू का 3x, इनकी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में हो जाएगा 294 के। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, x स्क्वायर बराबर में 294। तो दोस्तों कट जाएगा 6 चौक 24, 5 और ये 6 नवा 54, इनके यहाँ से x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 49। तो यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं 7। तो पूछा क्या है, पूछा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई का अनुपात कितना है, यह है 3x, इसलिए 3x बराबर में हो जाएगा 7 गुने में 3, इनकी इसका लंबाई जो है वो है 21। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है। सभागार में जितनी पंक्तियां हैं, तो सभागार में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इनकी पंक्तियों और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुने में 1, इनकी पंक्ति गुने में विद्यार्थी बराबर में हो जाएगा, ये टोटल कितने हैं, ये हो जाएंगे 6889, क्योंकि एक पंक्ति में जितने लड़के बैठे हैं, इनकी 1 लड़के बैठे हैं, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, पंक्ति गुने में एक विद्यार्थी की संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 6889। x बराबर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 6889। ये होता है 6889 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 83 का। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सभागार में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियों की संख्या माने 1। सभागार में पंक्ति कुल संख्या जो है वह है 83। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 186 माइनस का 7 गुने में 63 माइनस का 39 प्लस का 25 बगा में 5। इनके यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 186 माइनस का 7 गुने का 63 में से 39 जाएगा, तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4 और ये 5 में से 3 जाएगा 2, इनकी 24 प्लस का ये हो जाएगा 25 भागा में 5, एक हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 186 और प्लस का 5, इनकी हो जाएगा 191 माइनस का ये हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 14 2 16, इनकी 168। ये हो जाएगा दोस्तों 11 में से 8 जाएगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 23। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री इंटू का दिया है cos 40 डिग्री और इंटू का दिया है cos 80 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि cos थीटा इंटू का cos 2 थीटा इंटू का cos 4 थीटा का जो मान होता है वो होता है 1/4 cos 3 थीटा। थीटा का जब कितना है वो हो जाएगा 20 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 इंटू का cos 30 इंटू का 20, ये हो जाएगा 1/4 इंटू का cos का 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/4 इंटू का 1/2, यानी कि 1/8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x³ प्लस y³ बराबर में 35 और x प्लस y बराबर में 5 हो तो x के पावर 4 प्लस का y के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x³ प्लस का y³ बराबर में दिया है 35 और x प्लस y का जो मान दिया है वो दिया है 5। तो दोस्तों ऐसा हम x और y का मान रखेंगे जो q करने पर और जो करने पर आ जाए 35। तो दोस्तों यहाँ पर अगर करते हैं x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 करते तो 3 2 5 और q करके देखते हैं तो 3 का q ये हो जाएगा 27 और 2 का q हो जाएगा 8, यानी कि 27 और 8 35। बस x और y का मान यहाँ से वेरीफाई कर दे गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पूछा क्या, पूछा कि x के पावर 4 प्लस का y के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो x के मान कितना रखे हैं, वो मान है 3 के पावर 4 प्लस का हो जाएगा 2 के पावर 4। तो 3 के पावर 4, 3 के 9, 9 के 27, 7 81, इनकी हो जाएगा 81 प्लस के हो जाएगा 2 के पावर 4, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, ये जो 6 और 1 7 और 8 1 9, इनकी इसका जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 97। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि x प्लस वाई का मान है 5, इसको करेंगे q, फिर q का मान निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा।
इसको हम दोस्तों एज्यूम करके ही बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई अड्डे के किराए का अनुपात 5:8:12 है और उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है और एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया 1,07,000 रुपया है। तो हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया ज्ञात कीजिए। इनके यहाँ से दोस्तों दिया है किराए का अनुपात, किराया का अनुपात जो दिया है वह दिया है रेल अनुपात बस और अनुपात का है हवाई, और इन्हीं का किराया जो दिया है वह दिया अनुपात में 5:8 अनुपात का दिया है 12। ठीक है, और यात्रियों की संख्या कितना दिया है, इनकी यात्रियों की संख्या जो दिया है वह दिया है अनुपात में 3:4:5। यहाँ से एक दिन का यात्रा कितना हो जाएगा, ऐसे एक दिन का यात्रा का अनुपात हो जाएगा एक दिन की यात्रा का किराया कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 15 अनुपात का, ये हो जाएगा और चौके 32 और ये हो जाएगा अनुपात का 12×5=60। ठीक है, और इनका योग जो दिया है, इनका जो टोटल मान दिया है वह दिया है 1,07,000, यानी 1,07,000। यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा अनुपात में योग, ये हो जाएगा 5:2=7 और 6×3=9 और 1 10 तो 7 बराबर में दिया है 1,07,000। एक हो जाएगा दोस्तों एक बार में, इनकी एक बराबर में आ गया 1,000। तो पूछा क्या, पूछा कि हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया कितना है। तो हवाई यात्रा के एकत्र किया गया कुल किराया कितना है, अनुपात में वो है 60। तो 60 बराबर में 1,000 इंटू का 60 इनकी हो जाएगा 60,000 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राणा और रणबीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। तो चुनाव में रणबीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या जो है, उनके टोटल मतों की संख्या जो है वो है 100। ठीक है, जिसमें कि राणा को जब मत प्राप्त होता है कि राणा को वो मत प्राप्त होता है कुल मतों का 40%, तो 100 का 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। राणा को प्राप्त होता है 40, तो रणबीर को कितना प्राप्त होगा, रणबीर को जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 100 टोटल मत है जिसमें 40 राणा को प्राप्त हो गया, तो रणबीर को प्राप्त होगा 60। ठीक है, और राणा जो है वो 60,000 मतों से हार गया। तो कितना मतों से हमारे अनुसार हार रहा है, वो आ रहा है 60 और 40 यानी कि 20 मतों से आ रहा है। और प्रश्न कितना दिया है, यह दिया है 60,000 मत। क्या सोचेगा एक बराबर में ये 20 दिया है 60 यानी कि 3,000 मत। तो यहाँ से पूछा गया है कि चुनाव में रणबीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। रणबीर को कितना प्राप्त हुआ हमारे अनुसार 60, इसलिए 60 बराबर में हो जाएगा 3,000 इंटू का 60 इनकी हो जाएगा 18 और 4 को 0 इनकी 1,80,000। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है तो कराटे, पाककला और रचनात्मक लेखन विषयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 14%, 18%, 17%, 8%, 25% और 18%। क्योंकि 100% का मान जो दिया है वह दिया है 3500। यहाँ से दिया है कि 100% बराबर में है वह है 3500। यहाँ से 1% बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो पूछा क्या है, पूछा है कि कराटे, तो कराटे का कितना परसेंट है, वह है कराटे का, या डॉलर है तो डॉलर में कितना है 8%, कराटे का है 8%। फिर आगे है कि पाककला यानी कि कुकिंग कितना है, पाककला इसमें कितना है, इसका प्रतिशत जो है पाककला का कितना है, यह है हैज। तो हैज का जो प्रतिशत है वह है 25%।
फिर आगे बोल रहा है कि रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या है चिन्ह, वो है डॉट। तो डॉट का कितना है, डॉट का जो है वो है 14%। इनकी यहाँ से रचनात्मक क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो है 14%। तो इसी का मान पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, जो ये हो जाएगा 25 8, ये हो जाएगा 33, 33 4 37, 37 और 10 47% का मान क्या होगा, प्लस 1% का मान है 35, 47% का मान कितना हो जाएगा, 47% का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 इंटू का 47। ये हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 43 और 35 से गुना करते हैं तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 के 20, 20 और 21 यानी कि 41, 41 से 3 44 के 4 हासिल 4 और चौथी में 12 और 4 16 के 1645। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। पूरे कार्य के पूर्ण होने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि ए, बी और सी। तो ए जो कार्य कर रहा है वो कार्य कर रहा है 40 दिन में, और बी जो कर रहा है वो कर रहा है 60 दिन में, और सी कर रहा है 80 दिन में। तो इन सभी का टोटल कार्य निकाल देंगे, तो इन सभी का टोटल कार्य जो हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम, टोटल वर्क बराबर में हो जाएगा 240। यहाँ से हो जाएगा एक का कार्य क्षमता, ये हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 3। जिसमें कि बोला है कि ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले, यानी कि दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कार्य चला है टोटल, ये जो कार्य छोड़ रहा है वो समाप्त होने से 11 दिन पहले, यानी कि ए यहाँ पर छोड़ रहा है और ये है 11 दिन पहले ए छोड़ दे रहा है। ठीक है, और फिर आगे बोल रहा है कि बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ा, कि बी जो है वो 8 दिन, यानी कि यहाँ पर ये बी छोड़ दे रहा है, ये 8 दिन पहले कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। तो कौन कार्य करता है, ये करता है सी, क्योंकि यहाँ पर ए बंद हो गया, यहाँ पर बी बंद हो गया, और यहाँ पर कौन करेगा काम, ये करेगा सी। क्योंकि सी जो कर रहा है वो 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है। तो लास्ट में कितना किया है, लास्ट में किया है 8 दिन, क्योंकि हो जाएगा 8 बराबर में 3 गुने में 8, यानी कि 24 यूनिट लास्ट में करता है। 24 यूनिट घटा देंगे, तो 24 यूनिट घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 6 30, 30 से 10 40, यानी कि 216 यूनिट अभी भी काम बचा है। तो यहाँ पर अगर बीच समाप्त कर दिया है, छोड़ दिया है, यहाँ तक कौन किया है, यहाँ तक जो किया है 3 दिन, यहाँ से 8 दिन पहले छोड़ा है बी, तो 11 दिन पहले छोड़ा है ए, यानी कि बी प्लस सी जो काम किए हैं वो किए हैं 3 दिन। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी 1 दिन में कर रहे हैं 7 यूनिट, तो 3 दिन करा देते हैं कि 3 दिन बराबर में हो जाएगा 7 गुने में 3, यानी कि 21 यूनिट जो कर रहे हैं वो बी प्लस सी कर रहे हैं। यहाँ से 21 घटा देंगे, ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि 195 यूनिट अभी भी कार्य बचा है। यहाँ से कौन करेंगे, यहाँ पर ए छोड़ दे रहा है, यहाँ पर जो करेंगे शेष का वो करेंगे ए, बी और सी, शुरू में शुरुआत करते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर ये करें 6 4 10 3 13, यानी एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 13 यूनिट, लेकिन करना कितने इनको 195 यूनिट। यहाँ से 13 बराबर में हो जाएगा 195, एक बराबर हो जाएगा 13 कम 13 6 13 5 65, यानी ये तीनों साथ में मिलकर कर रहे हैं 15 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद बी प्लस सी कर रहे हैं 3 दिन, और फिर उसके बाद सी जो कर रहा है वो कर रहे हैं 8 दिन। क्या सो टोटल कार्य की समाप्ति हो जाएगा, टोटल समाप्ति दिन वह हो जाएगा 15 दिन साथ में करते हैं, फिर करते हैं बी प्लस सी 3 दिन में, और फिर करते हैं सी केवल 8 दिन में। तो हो जाएगा 15 दिन 18, 18 8 26 दिन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात की रूट 150 माइनस का रूट 54 माइनस का रूट 24। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे रूट 150 माइनस का रूट 54, और ये दिया है माइनस का रूट 24। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 25 छक्का 150, इनकी हो जाएगा अंडर रूट का 25 इंटू का 6, और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट का 9 6 54, और ये हो जाएगा अंडर रूट का
4 गुने में 6, यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि 5 रूट का 6 माइनस के हो जाएगा 3 रूट का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट का 6, तो ये हो जाएगा 5 रूट 6 माइनस के हो जाएगा 3 और 2 5 रूट 6, इनकी इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 12,100 रुपया और 3 वर्षों में बढ़कर 13,310 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इनका दोस्तों यहाँ से कितना है, 2 वर्ष का ब्याज जो है वो है 12,100 और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 वर्ष का ब्याज जो है वो है 13,310 रुपया। ठीक है, देखिए एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, एक वर्ष में जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है दोस्तों कितना, ये 0 1 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, इनकी 1210 रुपया बढ़ रहा है। और किससे बढ़ रहा है, तो वो बढ़ रहा है 12,100 से और गुने में हो जाएगा 100, ये रेट परसेंट निकल गया। ठीक है, तो ये कर जाएगा दोस्तों 1 जो कैंसिल आउट और ये 10 बार में, और ये कर जाएगा 10 9 का 100, यानी कि रेट परसेंट यहाँ से आ जाएगा 10%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से 2018 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। 2015 से 2018 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2015 से 2018 तक दिया है, तो यहाँ से निकालेंगे 2015 से 2018 का एवरेज, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2015 में कितना है, तो यह है 35, हो जाएगा 35 प्लस का 2016 में है 35, 2017 में है 42 और 2018 में कितना है, यह है 48 और बटे में जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा दोस्तों 35 35 70 70 और 40, ये हो जाएगा 110, इनकी 112 112 8 20 120 और ये 40 160 160 बटा में 4, ये हो जाएगा 40, यानी कि 2015 से 2018 के जो एवरेज आ गया वो आ गया 40। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास पर यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।